का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि दिन भर का कारोबार कैसा रहा बाजार में, और इसके अलावा आज की अहम खबरें कौन सी थी, मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इसका एक क्विक रिकैप भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा। उतार चढ़ाव काफी था, बीच में हरे निशान में भी आया था बाजार, लेकिन उसके ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट देखी गई है, बट जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में ही देखने को मिली। निफ्टी 42 अंक नीचे, सेंसेक्स में 153 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की गिरावट गई है। लेकिन दिन भर आज का कारोबार कैसा रहा, कौन से स्टॉक्स में एक्शन था, कहां मंदी थी, ये सब समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो दिन भर के कारोबार की अगर बात करें, बाजार में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। कल जितनी गिरावट हमने देखी थी, भारी कमजोरी के साथ बाजार ने ट्रेड किया था, लेकिन आज के सत्र में ऐसा नहीं हुआ। जब शुरुआत हुई बाजार ने अच्छा एक्शन दिखाया और उसके ठीक बाद ऑफकोर्स वहां से गिरावट भी, डाउन ट्रेंड भी आते हुए दिखे, लेकिन 15,700 के लेवल्स जो हैं उसे निफ्टी ने बनाकर रखा। 15,700 से एक बार डिप भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग जो है 15,700 के पार रही। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज फोकस में रहे, क्योंकि अदानी न्यू इंडस्ट्रीज में टोटल एनर्जी 25% हिस्सेदारी खरीदेगा, ये खबर आती हुई दिखी। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने का इनका लक्ष्य है। इसके ठीक बाद अदानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा। बजाज ऑटो बायबैक प्लान अनाउंसमेंट होने वाला था, लेकिन ये अनाउंसमेंट जब कैंसिल होता हुआ दिखा तो बजाज ऑटो में एक शार्प डाउन ट्रेंड नजर आया। इसके अलावा इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एल&टी, एम&एम, एनटीपीसी जैसे स्टॉक, पावर स्टॉक से जहां पर आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। बिकवाली कहां से आती हुई दिखी, हैवी वेट्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, यहां से कमजोरी नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच अगर देखें बाजार की फाइनल क्लोजिंग जब देखने को मिली, कल जितनी कमजोरी थी उतनी कमजोरी आज नजर नहीं आई। 15,700 के लेवल्स को निफ्टी ने संभाल कर रखा। वहीं बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे नजर आए, और इसी बीच मिड कैप में भी काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स देखने को मिले। तो आज का दिन कल के मुकाबले अच्छा रहा। ठीक है, तो कल के मुकाबले आज का दिन कुछ बेहतर रहा। क्लोजिंग नेगेटिव हुई, बट जितनी कल गिरावट देखी गई थी उसे कंपेयर में देखें तो आज ठीक ठाक संभलने की कोशिश बाजार ने की है। इसके अलावा रिलायंस, एचयूएल और एचडीएफसी ट्विंस ने आज दबाव बनाने का काम किया। चलिए, ये तो था मार्केट का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में हमारी बात लगातार मार्केट एक्सपर्ट से हो रही है, और वो लगातार कॉन्फिडेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में बाजार में गिरावट को लेकर निवेशकों ने क्या कहा है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। I wish I had bought it when it was $1. Don't you? Doesn't everybody? I mean, it went to $60,000. Of course, I wish I had bought it when it was $1 or $5, etc. That does not mean I've changed my mind about what's going to happen with cryptos. No, cryptos, I don't own any. I am not going to buy any as they come down, but I certainly wish I'd bought it at $5. I'd have a lot of money now, but that does not mean I've changed my mind and think it's going to change the world. Then other things, gold is probably less dangerous. I'm not buying them now because in a big collapse, everything goes down, but I probably will buy more silver when it goes down some more. What is safe? I don't know anything that's safe. Agriculture is probably less dangerous. Silver and agriculture are probably the least dangerous things in the next 2 or 3 years. हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंकर्स ओवरडू करेंगे अपने ब्याज दर को बढ़ाने पर, और आज भी एक बड़ा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का साइकिल ग्लोबली है। अगर यूएस में देखें, इंडिया में देखें, तो कहीं ना कहीं लगता है नेक्स्ट 2-3 महीने में अपने ब्याज दर को बढ़ता हुआ देखेंगे, और ये इक्विटी वैल्यूएशंस पर भारी पड़ेगा। तो हमें लगता है अभी और थोड़ा टाइम है जहां इक्विटी मार्केट्स में हम करेक्शन देख सकते हैं। आज भी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस नहीं आए हैं, दो कि ऊपर से अगर हम देखें BSE 500 स्टॉक्स को, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द BSE 500 स्टॉक 30% से नीचे की या ज्यादा की गिरावट में आ गए हैं। बट हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने कहीं ना कहीं और हमें कॉशियस रहना चाहिए, और ये साइकिल को थोड़ा केयरफुली नेविगेट करना चाहिए।
2 साल से है, टू बी ऑनेस्ट। कोविड के पहले से हमने वी मार्ट रिटेल ले रखा है, कोविड के बाद हमने इस पोजीशन को और भारी बनाई है। क्या वजह है? वी मार्ट रिटेल नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में ऑपरेट करता है, 200-300 रुपए पर आइटम के कपड़े बेचता है। उस स्पेस में हमको लगता है कि इनफॉर्मल सेक्टर, जिस स्पेस में वी मार्ट ऑपरेट करता है नॉर्दर्न इंडिया के छोटे शहरों में, उस स्पेस में हमको लगता है इनफॉर्मल सेक्टर धीरे धीरे फेड अवे करेगा। इनफॉर्मल सेक्टर जूझ नहीं पाएगा जीएसटी वाले दुनिया के साथ। एंड जैसे जैसे नॉर्दर्न इंडिया के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में इनफॉर्मल सेक्टर फेड अवे करता है, ये इकलौता प्लेयर हमको दिख रहा है, इकलौता ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर है जो 200-300 रुपीज के अपैरल के आइटम्स नॉर्दर्न इंडिया के छोटे शहर में बेच रहा है। उसके साथ साथ अगर फंडामेंटल्स पे गौर करें, बेहतरीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रही है इनकी लास्ट 6-7 साल में। बारिंग वेस्ट साइड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी और हमने लिस्टेड प्लेयर का इतना अच्छा देखा नहीं है। वेल मैनेज्ड कंपनी है, एक एसेंशियल प्रोडक्ट, मतलब अफोर्डेबल अपैरल, अफोर्डेबल कपड़े हिंदी बेल्ट के छोटे शहरों में बेचता है। भारी फॉर्मलाइजेशन की वहाँ पे उम्मीद है, इनफॉर्मल सेक्टर खत्म होगी, वी मार्ट हावी होगा। इस बेसिस पे हमने कोविड के पहले ही लिया था। जाहिर है कोविड में कंपनी को दिक्कतें झेलनी पड़ी, बट अभी अच्छा रिकवरी दिख रहा है हमको कंपनी के फंडामेंटल्स में कोविड के बाद। हमने मार्च 2014 से मार्च 2020 तक करीबन 72 महीना कंटिन्यूअसली एसआईपी का बेस हमने बढ़ता हुआ देखा है। मार्च 2020 के बाद करीबन 8-9 महीना आपका मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में गया और ये 18वां महीना है हमारा कंटिन्यूअसली एसआईपी का बेस बढ़ रहा है। तो एक ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आज भी, अगर आप देखोगे 3 साल का एसआईपी का रिटर्न, किसी ने 10,000 रुपए की एसआईपी चालू करी है, सालाना उसने आज तक समझो 3,60,000 लगाया हुआ है, वो भी आज की तारीख में 4-5 लाख रुपए के आजू बाजू उसकी आज की तारीख में वैल्यू दिखा रही है। 15-20% का सीजीआर रिटर्न है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सर ये बहुत ही अच्छा रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स के जो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, उसके सामने एक ऑप्शन उभर के आ रहा है एसआईपी का, जो मैं समझता हूँ पोस्ट ऑफिस रिकरिंग का रिप्लेसमेंट है, रिकरिंग डिपॉजिट का रिप्लेसमेंट है, चिट फंड्स का रिप्लेसमेंट है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं देखता है, वो खुश होता है अगर उसने धीरे धीरे करके समझो लास्ट 5 साल के अंदर 6 लाख लगाया है एसआईपी में, अगर उसकी आज के में वैल्यू 8 लाख है, ही इज वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है बिहेवियर का। ये लोग उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, नॉट कि ये एक अच्छा सेविंग का तरीका है। तो लोगों के लिए मैं समझता हूँ ये, एंड सर आप समझ लीजिए एसआईपी को छोड़ के आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर जाएगा कहाँ? आप लास्ट 3 साल का म्यूचुअल फंड के डेट फंड का रिटर्न देख लीजिए, वो 4-5% आ रहा है। एफडी देख लीजिए 4-5% आ रही है, और 3 साल का एसआईपी का रिटर्न देखिए करीबन 15-20% सीएजी है। मैं आपको नंबर बताऊं, हमारा लास्ट 18 महीने के अंदर 9 लाख एसआईपी बेस था, वो आज से 17 लाख पे पहुंचा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। बीच में शायद छोटा मोटा हिकअप आ सकता है, बट मैं समझता हूँ ये स्टोरी बहुत स्ट्रांग है और रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। की राय बाजार पर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक खबरें भी आपको सुनवा देते हैं। सीमेंट स्पेस इस वक्त फोकस में है। जून के पहले 15 महीने में सीमेंट कीमतों में गिरावट देखने को मिली। हालांकि पश्चिमी भारत में मांग बढ़ने की वजह से कीमतों को कुछ सपोर्ट यहां पर मिलने की कोशिश रही है, लेकिन आज सीमेंट शेयरों में पिछले कुछ समय से एक्शन दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और सीमेंट के प्राइसेस को लेकर किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, ये पूरी डिटेल्स लेकर मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी बताइए। सीमेंट कंपनियों की अगर बात करें तो एक कीमतों में डिक्लाइनिंग ट्रेंड अब नजर आ रहा है। हमने डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स देखे भी हैं, और अगर जून के पहले 15 दिनों की बात करें, आईएफएल सिक्योरिटीज़ के लेटेस्ट डीलर चेक की अगर बात करें, डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन 15 दिनों में भी देखने को मिला है। जून के पहले 15 दिनों में सीमेंट कीमतों में गिरावट है, और ये गिरावट जो है आगे भी जारी रहेगी, अनुमान यहाँ पर लगाकर हम चल रहे हैं, और इसका एक इम्पैक्ट है जो कि तिमाही नतीजों पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। Q1 FY23 यानी FY23 की पहली तिमाही में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सीमेंट कंपनियों के मुनाफे में गिरावट देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स मांग में भी कमजोरी के अनुमान यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरह से जब मॉनसून का सीजन आता हुआ दिखता है तो फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम होती है, और इसका एक सीधा इम्पैक्ट है जो कि सीमेंट की डिमांड पर पड़ता हुआ दिखेगा, और इसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट इन तमाम कंपनियों के कारोबार पर भी देखने को मिलेगा। अब आते हैं कीमतों में गिरावट के ट्रेंड पर। जून में ऑल इंडिया एवरेज सीमेंट
प्राइस यानी कि सीमेंट कीमतों की औसत की बात करें, करीब 4% की गिरावट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर पिछले महीने के मुकाबले देखी जा चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में 4% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्लियरली गिरावट का ट्रेंड जो है वो बड़ा होता हुआ दिख रहा है। उत्तर भारत में कमजोर मांग के चलते सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है कि नॉर्दर्न इंडिया की बात करें 6.6% के डाउन ट्रेंड देखने को मिले हैं। इसके ठीक पीछे ईस्टर्न मार्केट्स में 6.2% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं वेस्टर्न मार्केट यानी पश्चिम भारत की बात करें, मांग में वहां पर बढ़ोतरी थी, जिसके चलते कीमतों में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई जितनी नॉर्थ और ईस्टर्न मार्केट्स में देखने को मिली है। वेस्टर्न मार्केट्स में हमने देखा है करीब 0.9% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप पूरे ट्रेंड को देखें, ऑल इंडिया सीमेंट प्राइसेस में 4% का डाउन ट्रेंड है और आगे भी ये डाउन ट्रेंड जो है जारी रहने का पूरा अनुमान है। तो ये थी खबर सीमेंट स्पेस से जुड़ी। लेकिन आज हमने देखा कि अदानी ग्रुप की कंपनियां भी फोकस में थी। अदानी एंटरप्राइजेज में करीब 5% तक की तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह यह कि अदानी ग्रुप ने टोटल एनर्जीज के साथ नई डील कर और अदानी न्यू इंडस्ट्रीज में टोटल एनर्जीज 25% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सौमित बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल ग्रुप है वो करीब 25% स्टेक खरीदने वाली है अडानी एंटरप्राइजेस की एक होली ओन सब्सिडरी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अब ये जो स्टेक टोटल ग्रुप खरीद रहा है वो अडानी एंटरप्राइजेस से खरीद रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अडानी एंटरप्राइजेस में कुछ तरह का फंड इन्फ्यूजन होगा। वो कितना फंड इन्फ्यूजन होगा वो अब तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट ये 25% स्टेक है। क्या वैल्यूएशन पे जा रहा है ये अब तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये डिस्क्लोजर आना अभी तक बाकी है, तो ये ट्रैक करना होगा। उसी के साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज जो है उसका एक काफ़ी एम्बिशियस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब $50 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में अगले 10 साल के लिए। और अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म टारगेट जो है उनका 2030 तक का जो टारगेट है, तब तक वो उनका टारगेट है कि वो प्रोड्यूस कर पाए अराउंड 1 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टिल 2030। अब अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली अडानी एंटरप्राइजेस ने IHC कैपिटल से भी करीब 7,700 करोड़ रेज किए थे 3.5% स्टेक के लिए। तो ये लगभग एक काइंड ऑफ फंड इन्फ्यूजन आ रहा है कंपनी में। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो टोटल ग्रुप के साथ अडानी ग्रुप का काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रहा है। अडानी टोटल गैस में टोटल ग्रुप ने 37.4% स्टेक एक्वायर किया था। फिर अडानी ग्रीन में उन्होंने 20% स्टेक एक्वायर किया था और कुछ सोलर एसेट्स में करीब 50% का स्टेक एक्वायर किया था। और अडानी पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो उनके एक LNG पोर्ट धामरा LNG पोर्ट में उन्होंने 50% स्टेक टोटल ग्रुप ने अडानी पोर्ट से एक्वायर किया। तो काफ़ी टाइम से उनका रिलेशनशिप अच्छा रहा है टोटल ग्रुप के साथ। और अब अडानी एंटरप्राइजेस में टोटल ग्रुप एक सब्सिडरी में करीब 25% स्टेक खरीदने वाले हैं। राइट, तो ये थी अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई खबर जो कि हमने आपको बताई। और आज हमने देखा कि अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी भी थी। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस करीब 3 से 4% ऊपर आज कारोबार कर रहे थे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। सेना में भर्ती के लिए सरकार ने एक अनोखा फैसला ले लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम से जुड़ी और भी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश बताइए स्कीम से जुड़ी और क्या क्या डिटेल्स आपके पास हैं इस वक्त। देखिए, सेना के इतिहास में अगर आप भर्ती की बात करें, ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है 21वीं सदी में। और इस योजना के जरिए सरकार ये चाहती है कि जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है उसमें बदलाव हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात पर रखा गया है कि नई टेक्नोलॉजी आए और उस सभी लोग जो कि सेना में भर्ती होने की मंशा रखते हैं, खासकर यूथ, उनको मौका दिया जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया है। और जो लोग इस स्कीम के तहत जिनकी भर्तियां होंगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 17.5 साल से 21 साल के बीच जिनकी उम्र है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। वो अग्निपथ स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं, उनकी भर्तियां हो सकती है। करीब पहले साल में 46,000 अग्निवीर की वैकेंसी है, उनकी भर्ती होगी। और 90 दिन के अंदर इस प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। पहले मैं इसके फीचर्स बता दूं। पहले साल में करीब 4,76,000 रुपए का पैकेज है, जो कि चौथे साल तक 6,92,000 रुपए के आसपास जाएगा। 4 साल के कंप्लीशन के बाद, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के तहत जिन युवाओं की भर्ती होगी वो 4 साल के लिए होगी, तो चौथे साल के कंप्लीशन के बाद उन्हें एक सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा, जो कि 11 लाख
70,000 रुपए के आसपास होगी। इसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं। सरकार पेंशन का फायदा भी इसमें देगी, पीएफ भी कटेगा और साथ ही साथ ये जो है ये जो सेवानिधि पैकेज है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा, कोई टैक्स उनको नहीं देना होगा। 4 साल पूरा होने के बाद ये विकल्प होगा कि जो भी अग्निवीर हैं वो सेना में रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर पाए। सरकार जितने भी अग्निवीर की अपॉइंटमेंट करेगी उसमें करीब 25% के आसपास जो अग्निवीर होंगे उन्हें सेना में रेगुलर तौर पर रख लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, इस मॉडल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसका फायदा दिया जाए, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अगर सेना में वो आना चाहते हैं, सेना की जो वर्दी है वो पहनने की दिलचस्पी रखते हैं तो उनके लिए एक विकल्प है। शॉर्ट टर्म में भी 4 साल की सेवा करने के बाद वो सेना छोड़ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मकसद है और सरकार कोशिश ये कर रही है कि 32 साल जो एवरेज एज है उसको घटाकर इस स्कीम के बाद 26 साल किया जाए। तो इससे सेना की जो कैपेबिलिटी है उसमें मजबूती आएगी, जो एफिशिएंसी पावर है वो बढ़ेगी और सेना को ज्यादा से ज्यादा युवा बनाने में भी मदद मिल सकती है। साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के पास उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और उस मकसद से सरकार ने, सेना ने अग्निपथ स्कीम को जो है की शुरुआत की है और उसे आज लॉन्च किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट्स वीक है और ऐसे में गिरावट का माहौल सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं है बल्कि हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट का भी काफ़ी बुरा हाल है इस वक्त। और क्रिप्टो बाजार में बिटकॉइन की अगर बात करें तो वहाँ पर 17% के करीब गिरकर अब $22,000 के आसपास आ चुका है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज का भी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया की ही क्रिप्टो करेंसीज एक दिन में करीब 11% से ज़्यादा गिर चुकी हैं, जबकि पिछले 8 महीनों में निवेशकों का 2 लाख करोड़ का नुकसान भी क्रिप्टो मार्केट में हो चुका है। तो चलिए ये थी एक अपडेट हमने आपको बताया क्रिप्टो मार्केट से जुड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी ET नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा।